Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu analysis of 16th of June 2026. 16 जून 2026 के एनालिसिस देखेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज लाइक जरूर करें वीडियो को, क्योंकि बहुत मेहनत से बन रहा है और मैं कंटिन्यूअसली बना भी रहा हूँ आप लोग के लिए। तो प्लीज डू लाइक द वीडियो फ्रॉम योर एंड। स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस को। क्या क्या हम देखेंगे आज जो मेजर न्यूज आर्टिकल्स, उसमें सबसे पहले टीएमसी के जो एमपीज हैं उन्होंने किस तरीके से एंटी डिफेक्शन करने की कोशिश की है, और इसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं एंटी डिफेक्शन की, और क्या इनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन लागू होगा या नहीं, ये हम डिस्कस करेंगे। सेकंड न्यूज आर्टिकल है होलसेल प्राइस इंडेक्स के ऊपर, क्या होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। एंड देन थर्ड है होलसेल प्राइस इंडेक्स वर्सेस द पीपीआई, यानी कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के बारे में, ठीक है ना। फोर्थ है इंडिया और स्लोवाकिया के रिलेशनशिप के बारे में जानेंगे। इसके अलावा इंडिया के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डेटा भी हम देखने वाले हैं। बहुत सारे न्यूज आर्टिकल इसके अलावा भी, जैसे कि लीड एडिटोरियल आज का बहुत प्यारा है। इसके अलावा यूएस और ईरान की डील के बारे में, एंड स्लोवाकिया का मैप भी हम स्टडी करेंगे। तो दिस इज द एनालिसिस फॉर 16th ऑफ जून। लेट्स स्टार्ट राइट अवे। सबसे पहली न्यूज जो है वो है फ्रंट पेज की न्यूज, जो कि है यूएस और ईरान रीच डील टू एंड द वॉर, रीओपन द स्ट्रेट। सिंपल सी बात है, एग्रीमेंट के अंतर्गत बात ये कही गई कि वॉर को खत्म किया जाएगा, मिलिट्री ऑपरेशंस को खत्म किया जाएगा, इंक्लूडिंग द लेबनान, इंक्लूडिंग द फ्रंट्स इन लेबनान। दे विल बी एंडेड परमानेंटली एंड इमीडिएटली। फर्दर इन्होंने ये कहा कि द नेवल ब्लॉकेड अगेंस्ट ईरान इज टर्मिनेटेड इमीडिएटली एंड कंप्लीटली। तो जो नेवल ब्लॉकेड लगा हुआ है ईरान के ऊपर, इट इज एंडेड टर्मिनेटेड इमीडिएटली एंड कंप्लीटली, ठीक है ना। न्यूक्लियर को लेकर के अभी कोई बात नहीं की गई, जैसे कि पहले भी कहा गया था कि सेकंड फेज, नेक्स्ट फेज में देखा जाएगा। सो दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। और अभी ये डिजिटली साइन किया जाएगा, वट एवर मे बी द वे। जेनेवा में साइन होने का वैसे सोचा गया है, तो है ना, डिजिटली साइन कर दी गई है, अब जेनीवा में साइन करेंगे 19th ऑफ जून को। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग ऑन नाउ। अब हम बात कर लेते हैं इंडिया स्लोवाकिया आर एक्सपेंडिंग देयर टाइज। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी G7 के उसमें गए थे फ्रांस, आपको पता है, वहां से उन्होंने स्लोवाकिया में भी विजिट किया। एंड दिस इज द फर्स्ट विजिट बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर सिंस द फाउंडेशन ऑफ स्लोवाकिया इन 1993। पहली चीज तो आप याद रखें, किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये पहली विजिट है सिंस द फाउंडेशन ऑफ स्लोवाकिया इन 1993। तो 1993 में ही स्लोवाकिया बना था, उसके बाद किसी भी प्राइम मिनिस्टर की पहली विजिट है। अच्छी बात यह कि हमारे जो रिलेशनशिप है स्लोवाकिया के साथ, उसको कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का नाम दे दिया गया है। नाउ इट इज मतलब एलिवेटेड टू द स्टेटस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप। एमओयूज तो बहुत सारे साइन हुए, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ स्टेम, यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ह्यूमैनिटीज। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल लिंकेजेस, एकेडमिक इंस्टीट्यूशनल लिंकेजेस की बात की गई है। स्लोवाकिया ने इंडिया की यूएनएससी मेंबरशिप के लिए भी एफर्मेशन दिया है, मतलब कि इंडिया की यूएनएससी मेंबरशिप को भी सपोर्ट करता है। अच्छा, एक और चीज, यूएनएससी का नाम आया चूंकि, तो यूएनएससी से रिलेटेड एक ग्रुप बना है जो कि यूएनएससी में रिफॉर्म्स की बात करता है, वो है G4। याद रखेगा G4। G4 में इंडिया भी एक मेंबर है, ब्राजील एक मेंबर है, जर्मनी एक मेंबर है, और चौथा मेंबर कौन सा, अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सके तो अच्छा रहेगा। वैसे आप सबको पता होगा, बट डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि 4 मेंबर कौन कौन से हैं G4 के, है ना। इंडिया, ब्राजील तो मैंने ऐसे आपको बता दिया, ठीक है। इसके अलावा डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन वुड बी द की पिलर ऑफ स्लोवाकिया इंडिया रिलेशनशिप। तो इंडिया स्लोवाकिया डिफेंस और सिक्योरिटी में भी इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। अब बात चल रही है यहाँ पे स्लोवाकिया की, तो ऑब्वियसली बात है, मैप देखे बिना तो काम नहीं होगा, तो मैप देख लेते हैं एक बार। स्लोवाकिया के अगर हम मैप देखें, बॉर्डरिंग कंट्रीज देखें, तो यहाँ पे चेक रिपब्लिक आपको दिख रहा होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। यूक्रेन आपको दिख रहा होगा, बॉर्डर टच कर रहा है। देन नीचे इधर आपको हंगरी दिख रहा होगा, है ना। तो दैट इज समथिंग विच यू शुड रिमेंबर। एंड इधर साइड आपको ऑस्ट्रिया भी दिख रहा होगा, ऑस्ट्रिया इज ऑल्सो टचिंग द बॉर्डर इन दिस साइड, ठीक है। देन आपको कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस, जैसे कार्पेथियन माउंटेन्स, तात्रा माउंटेन्स, ओर माउंटेन्स, ये दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो वो भी देख लीजिएगा। ह्रॉन रिवर, HRON, ह्रॉन रिवर भी आपको दिख रहा होगा। एंड ब्रातिस्लावा, जो वहां की कैपिटल है स्लोवाकिया की, ब्रातिस्लावा, दैट इज द कैपिटल ऑफ स्लोवाकिया, वो भी दिख रहा होगा। तो दिस इज हाउ द मैप गोज। थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग जाना चाहिए कि आसपास की कंट्रीज एटलीस्ट कौन कौन सी, जैसे कि चेक रिपब्लिक हो गया, यूक्रेन बॉर्डरिंग हो गया, देन इधर आपका हंगरी हो गया, हंगरी कैपिटल है बुडापेस्ट, ये भी आपको पता है, ठीक है। ऑल दिस थिंग्स आर देयर। ऑस्ट्रिया इधर से टच करता है, तो ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं। India's goods export hit record high of $45.2 billion in May,
ट्रेड डेफिसिट अवॉइडेंस। अब देखो आप ये सोचेंगे कि भैया रिकॉर्ड हाई हमारे एक्सपोर्ट है तो ट्रेड डेफिसिट क्यों बढ़ेगा? ऑब्वियसली बात है, रीजन ये कि हमारे इंपोर्ट भी रिकॉर्ड हाई चले हैं ना, इंपोर्ट्स हैव आल्सो इंक्रीज्ड अ लॉट एंड दैट इज द रीजन व्हाई द ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? ट्रेड डेफिसिट होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर आप एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करो और इंपोर्ट अगर ज्यादा है एक्सपोर्ट से तो ये डेफिसिट कंडीशन है, और अगर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करो और एक्सपोर्ट ज्यादा है तो ये सरप्लस कंडीशन है, तो हम बोलते हैं ट्रेड सरप्लस है। बट यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट है। ट्रेड डेफिसिट है मतलब कि एक्सपोर्ट हमारे कम है, इंपोर्ट हमारे ज्यादा है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है हमारे एक्सपोर्ट बढ़े हैं, रिकॉर्ड हाई हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ इंपोर्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो अगर यूपीएससी आपसे बोलता है कि रिसेंटली इंडिया हैज मतलब रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किया है और इंपोर्ट बहुत घट गया है, तो वो गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि इंपोर्ट भी उतना ही ज्यादा बढ़ा है, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये न्यूज उसी के लिए थी ताकि आपको यहाँ कोई बेवकूफ ना बना पाए। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। कैन मूव हेड। प्राइम मिनिस्टर वेलकम्स वेस्ट एशिया डील, होप्स पीस विल बी रिस्टोर्ड। ऑब्वियसली बात है, ये सारी चीजें तो होती रहेंगी। एक छोटा सा सवाल और, आप लोग बताइए कि G7 की मेंबर कंट्रीज कौन कौन से? कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए G7 मेंबर कंट्रीज। बहुत सिंपल सिंपल सवाल पूछता हूं मैं आपसे रिवीजन के लिए। G7 मेंबर कंट्रीज, लेट्स रिवाइज। बिना किताब को खोले, बिना आपको इंटरनेट खोले बन जाना चाहिए, ठीक है। तो प्लीज डू दैट फ्रॉम योर एंड। आगे मूव करते हैं। मर्जर में अलाउ रिबल्स टू वोट इन लोकसभा प्रायर टू एनी रूलिंग ऑन डिस्क्वालिफिकेशन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहां बात चल रही है तृणमूल कांग्रेस के एमपीज, जिनमें से आई थिंक 10 एमपी ऐसे हैं जो कि एमपी हैं। यहाँ बात एमपीज की चल रही है ना, इसीलिए ओम बिरला से मिल रहा है। तो ये रेबल एमपीज हैं, इनका ये कहना है कि हम भैया 2/3 मेंबर्स हैं एमपीज में, तो हमारे ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लागू होगा, उनको ऐसा लग रहा है। तो देखते हैं क्या बोलता है एंटी डिफेक्शन लॉ, क्या बोलता है डिस्क्वालिफिकेशन लॉ, और फिर क्या इनके ऊपर लागू होगा या नहीं होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 10th शेड्यूल के पहले बात करते तो स्पीकर के पास अगर ये रेबल एमपीज जाते तो ऑब्वियस सी बात है उनको नया सिंबल या नया सीट अलॉट कर दिया जाता है, अगर ये एंटी डिफेक्शन लॉ के पहले जाते। बट ऑब्वियस सी बात है 10th शेड्यूल जो कि 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985, अगर आपको इसमें तो नहीं लिखा मैंने, लेकिन याददाश्त से आपको पता होना चाहिए कौन सा 52nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, कब हुआ था? 1985 में हुआ था, राजीव गांधी जी का टाइम पीरियड था, उस समय ये लाया गया था एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ आने के बाद ये प्रैक्टिस खत्म हो गई कि हम एक पार्टी तोड़ के चले जा रहे हैं, उधर चले जा रहे हैं, आया राम गया राम वाली जो कहानी थी, हरियाणा में हुआ था, है ना। तो दिस इज द थिंग, लॉ अब इसको परमिट नहीं करता। लॉ क्या बोलता है कि भाई अगर आप अपनी पार्टी छोड़ करके आओगे, यू आर वॉलंटरली गिविंग अप योर मेंबरशिप। जिस पार्टी पे आपने जीता है, देन यू आर वॉलंटरली गिविंग अप अपॉन योर मेंबरशिप, तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। लेकिन डिस्क्वालीफाई करने के लिए भी एक चीज जरूरी है कि दूसरी जो पार्टी जैसे टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस, तो उसको पहले ये मतलब इनको एक्यूज करना पड़ेगा, यानी कि इनके अगेंस्ट पिटीशन फाइल करना पड़ेगा कि भैया आप भागे हैं पार्टी छोड़ करके, वॉलंटरली आपने गिव अप किया है, इसलिए आपकी मेंबरशिप खत्म की जाए, आपको डिस्क्वालीफाई किया जाए, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज देयर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे बेसिकली जो एमपीज हैं ये कह रहे हैं ये कि हम 10th शेड्यूल में जो अमेंडमेंट आया था उससे हम 2/3 अगर डिफेक्टर्स हैं तो हमारा एक्चुअली 10th शेड्यूल में एक अमेंडमेंट लाया भी गया था, उसमें कहा गया था कि अगर 2/3 मेंबर्स जाते हैं तो उसको एक पार्टी का मर्जर माना जाएगा दूसरी पार्टी का। बट यहाँ पर बात बहुत इंपॉर्टेंट है, पीडीटी आचार्य जिन्होंने आर्टिकल लिखा उन्होंने ये चीज बताई भी है कि यहाँ पे मर्जर पार्टीज का होता है, एमपी डिसाइड नहीं करते हैं कि मर्जर होगा कि नहीं होगा। यहाँ जैसे 10 एमपी सेपरेटली आए हैं ना, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तृणमूल कांग्रेस का मर्जर होता विद एनसीपीआई, जो पार्टी जिस पार्टी में लोग जा रहे हैं एनसीपीआई में, तृणमूल कांग्रेस का अगर मतलब मर्जर होता तो वो चल जाता। बट यहाँ पे एमपीज जा रहे हैं तो दैट विल नॉट बी अ पार्टी मर्जर, वो केवल डिफेक्शन में ही आएगा, ठीक है ना। सिंपल सी बात है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि जो मर्जर अलाउड है वो मर्जर एमपीज का नहीं है, वो मर्जर पार्टीज का है। सो दैट इज द थिंग विच इज देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एंड पर्पस जो था 10th शेड्यूल का वो इसी को डिसइंसेंटिवाइज करना था। बट यहाँ पर अब इस आर्टिकल में जो बात कही जा रही है वो बता देता हूँ आपको कि अभी क्या है, ये जाएंगे, ये मेंबर चले गए हैं, ठीक है, ये चले गए हैं एनसीपीआई में। अब एनसीपीआई में जाने के बाद देखो क्या है, एनडीए के अलायंस में आ गए ये लोग, है ना, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में। अब ओम बिरला जी जो कि स्पीकर हैं, इनके पास पिटीशन फाइल किया जाएगा, किसके द्वारा? तृणमूल कांग्रेस के द्वारा। और जब तक ओम बिरला जी कोई डिसीजन नहीं लेते हैं ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन, तब तक ये लोग जो एमपीज हैं दे कैन वोट इन फेवर ऑफ एनडीए एंड देयर बिल्स, है ना। यही चीज यहाँ बोली जा रही है
कि एनडीए के जो बिल्स हैं, ये सारी चीजें हैं, उनमें ये वोटिंग कर सकते हैं जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता ओम बिरला जी का। तो दैट इज व्हाट हैज बीन सेड इन दिस आर्टिकल कि ये बहुत इजी हो जाएगा फिर गवर्नमेंट के लिए भी। ठीक है, थोड़ा सा हम और एंटी डिफेक्शन की बात कर लें ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन में। तो ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन में जैसे मैंने आपको बताया वॉलंटरली गिविंग अप द मेंबरशिप, तो वो आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर कोई लेजिस्लेटर इफ नॉमिनेटेड मेंबर इज देयर एंड वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है आफ्टर 6th मंथ फ्रॉम द डे ही बिकम्स अ लेजिस्लेटर, मतलब कि नॉमिनेटेड मेंबर है, अगर 6 महीने बाद किसी पार्टी को ज्वाइन करता है, 6 महीने तक कर सकता है, बट 6 महीने बाद अगर किसी को ज्वाइन करता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है ना। इसके अलावा अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है, इंडिपेंडेंट यानी कि जो निर्दलीय जीतते हैं ना, किसी पार्टी से नहीं आते, इंडिपेंडेंट होते हैं, और वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले तो वो भी डिस्क्वालीफाइड माना जाता है। ठीक है ना। और इसके अलावा डिसीजन जो रहता है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का बिल्कुल वो होता है, लेकिन इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। एंड पहले ये जुडिशियल रिव्यू के अंदर नहीं था, लेकिन 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का डिसीजन जो है वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आप जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन रहेगा। ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। लेकिन कोई जुडिशियल इंटरवेंशन नहीं किया जा सकता। दूसरा एक्सेप्शन जो है लॉ में, मैंने आपको बताया कि अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ मर्ज होना चाहती है with at least 2/3 of the legislator of the party are in favor of merger, मतलब कि इसमें ये होता है कि एक पार्टी A can merge with the party B if 2/3 members of this party agree to the merger, है ना। ऐसा नहीं कि डिफेक्ट करके चले जाएं, they should agree to the merger and then only the merger can be done। ठीक है। I hope you got clarity regarding this। and क्यों ये पार्टी का मर्जर नहीं है ये भी आपको पता होगा, क्योंकि because TMC headquarter is not in sync with that ना, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। हीट वेव्स एंड ओजोन रेजेस द कार्डियक डेथ रिस्क। अब देखो ओजोन कैसे, ओजोन ये वो वाली ओजोन नहीं है जो आपको यूवी रेस से बचाती है, वो तो ओजोन आपको बचाती है यूवी रेस से, लेकिन ग्राउंड ओजोन जो होती है, अगर ओजोन जो ये ग्राउंड लेवल पे बन जाए, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, अगर ओजोन ग्राउंड लेवल पे आ जाए देन इट कॉजेज देन इट्स अ पॉल्यूटेंट, है ना। ग्राउंड ओजोन इज अ पॉल्यूटेंट, तो ये आपको याद रखना है। एंड ग्राउंड ओजोन से बहुत सारे इरिटेशन ऑफ आईज, ये सारी चीजें तो होती हैं, बट अभी रिसर्च में पता चला कि इश्कीमिया याद रखिएगा, इश्कीमिया जो मैं लिख रहा हूं देख लेना, ये हार्ट रिलेटेड डिसीज है जिसमें कार्डियक अरेस्ट टाइप की ही चीज होती है, बट ये इसमें वही होता है कि जो आपकी वेसल्स होती हैं वो बहुत ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाती हैं, फिर ब्लड फ्लो नहीं हो पाता, फिर अटैक आ जाता है। तो इस्कीमिया इज बेसिकली दैट, इस्कीमिया याद रखना। और पल्मोनरी डिसऑर्डर्स ये सब जो है बहुत ज्यादा हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द हीट वेव एंड ओजोन एंड ऑल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एनसीईआरटी ने तो बहुत ही अलग काम किया। एनसीईआरटी ने क्या किया, जो डांसिंग गर्ल की इमेज थी, डांसिंग गर्ल को कपड़े पहना दिए, है ना, एंड अपनी फोटो में, तो यहाँ पे काफी वो हुआ। एंड ये तो हिस्ट्री के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ हो गई ना यार। तो वही वाली बात है कि डांसिंग गर्ल को कपड़े पहनाने की क्या जरूरत है। ये आपको पता होना चाहिए कि मोहन जोदड़ो में मिली थी ब्रॉन्ज फिगरीन है, ब्रॉन्ज फिगरीन ऑफ डांसिंग गर्ल फ्रॉम मोहन जोदाड़ो, और उनको कपड़े पहना दिए गए हैं। तो इनका ये कहना है कि भाई वी हैव फाइनली मेड देम सिविलाइज्ड, दिस इज what this photograph is saying on the draw, we have finally made them civilized। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी ड्राइव्स द इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस। अब ये आर्टिकल जो लिखा है, ये लिखा है इंडिया और फ्रांस के रिलेशनशिप, जो कि स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन चुका है। कल मैंने आपको बताया भी था कि नया रीनेमिंग हो चुका है इंडिया फ्रांस के रिलेशन का, और इसको अब स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बोला जाता है। एंड इसमें जो मेजर फोकस एरियाज हैं वो है एआई, साइबर स्पेस, रोबोटिक्स, हेल्थ केयर एंड बायोटेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन ग्रीन टेक्नोलॉजी, क्रिएटिव इकोनॉमी, एजुकेशन एंड रिसर्च, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जो की इवेंट्स हैं वो जो न्यूज में थे वो थे भारत इनोवेट्स 14 से 16 जून के बीच में, इंडियन स्टार्टअप्स प्लस वेंचर कैपिटल फंड्स रहेंगे। वीवा टेक समिट, ये पेरिस में होगा जून 18 को। वीवा टेक समिट यूरोप का लार्जेस्ट टेक एंड स्टार्टअप इवेंट है, प्राइम मिनिस्टर मोदी उसको अटेंड भी करेंगे, वीवा टेक। ठीक है ना। स्ट्रेटेजिक एरियाज जो रहेगा दैट इज को डिजाइनिंग एंड को प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस प्लेटफॉर्म्स, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, जॉइंट सैटेलाइट डेवलपमेंट इन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, फ्रैंको इंडियन कोऑपरेशन इन अफ्रीका। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है बेसिकली वो ज्वाइन करेंगे, इंडिया और फ्रांस के रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में डिस्कस करना है। WPI इन्फ्लेशन जंप्स टू 9.7%। WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है,
आपने होलसेलर का नाम सुना होगा, मतलब होलसेलर रिटेलर नहीं होता, आप होलसेलर से नहीं खरीदते हो, आप रिटेलर से खरीदते हो। जो दुकानों में आप जाते हो ना, वो रिटेलर है। रिटेलर जो माल लाते हैं वो एक बड़े बड़े, मतलब बड़े बड़े गोडाउन से लाते हैं, जो कि थोक विक्रेता जिसको हम बोलते हैं, वो होते हैं होलसेलर, थोक विक्रेता। तो होलसेलर लेवल पे जो प्राइस चेंज होता है उसके उससे हम मेजर करते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है ना। मतलब कि मार्केट में कंज्यूमर के पास पहुंचने से पहले जो थोक विक्रेता है, प्रोड्यूसर्स हैं, होलसेलर्स हैं, वहां पे क्या चल रहा है प्राइसेस, उसको हम बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ही निकालता है। इसके वेटेज में बेसिकली अगर मैं 2011-12 की बात करूं तो 3 एरियाज थे। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स जिसका वेटेज है 64.23%, प्राइमरी आर्टिकल्स जिसका वेटेज है 22.62%, फ्यूल एंड पावर जिसका वेटेज है 13.15। तो प्राइमरी आर्टिकल्स जिसमें बेसिकली आपका फूड आर्टिकल्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, ये सारी चीजें आती हैं, प्लस नॉन फूड आर्टिकल्स भी आता है जैसे फाइबर्स, ऑयल सीड्स एंड मिनरल्स आते हैं। फ्यूल एंड पावर मैंने आपको बता दिया, कोल, मिनरल ऑयल, ये सब। एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में टेक्सटाइल, केमिकल, मेटल्स एंड फूड प्रोडक्ट्स आ जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा कल की ही पीआईबी की न्यूज है कि इंडिया जो है वो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पे काम करेगा। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में 5 साल के बाद शिफ्ट हो जाएगा और डब्ल्यूपीआई डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, ठीक है ना। 5 सालों के बाद डब्ल्यूपीआई डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा और प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स निकाला जाएगा। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में बेसिकली 7 सर्विसेज हैं जो इंक्लूड की गई हैं: बैंकिंग, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन, इंश्योरेंस, मैनेजमेंट ऑफ पेंशन फंड, रेलवे एंड एयर पैसेंजर एंड टेलीकॉम, ये सारी चीजें भी, ये 7 सर्विसेज भी इंक्लूड की गई है ना, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब चीजों के अलावा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी समझ में आ गया होगा आपको। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। यहाँ तो कुछ खास मुझे नहीं लग रहा। सो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।